हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं अपने बिल्कुल नए टॉपिक के बारे में और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम। आप लोगों को मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि ऊतक तंत्र क्या होता है यानी कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। मैंने आप लोगों से कल ये चीज़ कही थी कि जंतुओं के अंदर ऊतक तंत्र और पादपों के अंदर ऊतक तंत्र के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो जंतु होते हैं, जंतुओं में समान ऊतक जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक तरह का ऑर्गन बना लेते हैं, एक तरह का अंग बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऊतक तंत्र बन जाता है। ऊतक तंत्र वो होता है कि वो कुछ ऐसे टिश्यूज का समूह है यानी कि कुछ ऐसे ऊतकों का समूह है जो एक पर्टिकुलरली एक स्पेशल तरह का काम करने के लिए बना है, यानी कि एक विशेष तरह का काम करने के लिए बना है और उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊतक तंत्र बोल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली ये है कि पादपों के अंदर ऊतक तंत्र ही रहता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती हैं। लेकिन जो जंतु जो होते हैं, जंतु के अंदर यहाँ पे ऊतक तंत्र जो होता है वो हल्का सा कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गन के अंदर, यानी कि अंग के अंदर अंग कन्वर्ट होता है ऑर्गन सिस्टम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र आगे कन्वर्ट हो जाता है पूरा एक बॉडी के अंदर। तो कभी अगर आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे यानी कि उद्विकास अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग उसके अंदर पढ़ेंगे ऐसे ही विकास हुआ है, ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ है चीजों का, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि सरल से कठिन की ओर जो धीरे धीरे क्या होने लगा है, विकास होने लगा है। यहाँ पे हम ऊतक तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इसके लिए दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जो पहले आते हैं उनका नाम है सैक ने 1875 के अंदर इसको आगे डिस्क्राइब किया था कि भाई जो टिश्यू सिस्टम होता है उनको हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको हम बाह्य त्वची ऊतक तंत्र बोलते हैं। दूसरा आता है फंडामेंटल ऊतक तंत्र यानी कि भरण ऊतक तंत्र बोलते हैं इसको। और तीसरा जो आता है वो आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि संवहन ऊतक तंत्र बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे समझिएगा, एक नॉर्मल सी चीज समझिएगा, इनके अकॉर्डिंग जो बात कहने की थी वो ये थी कि जो ऊतक तंत्र है वहां पे सबसे पहले किसी भी त्वचा के ऊपर एक क्या होती है, किसी भी अगर हम बात करेंगे हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या है, त्वचा है, जो एक बेसिक काम करती है, जो एक बेसिक फंक्शन कर रही है। क्या फंक्शन कर रही है वो, हमको रक्षात्मक आवरण प्रदान कर रही है। तो यहीं पे ही हमारी क्या है, ऐसे ही प्लांट के अंदर जो आउटसाइड में क्या है, एक त्वचा है जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोल रहे हैं। दूसरा आता है आपका मौलिक ऊतक भरण ऊतक तंत्र, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, यानी कि यहाँ पे भरण ऊतक होते हैं यानी कि ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। और इन ग्राउंड टिश्यूज का काम क्या होता है, इन ग्राउंड टिश्यूज का काम होता है किसी भी चीज को स्टोर करने का, किसी भी चीज में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने का, और भी बहुत सारे काम जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यूज करते हैं। और संवहन ऊतक तंत्र के बारे में तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा ही है, जो कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, जहाँ पे हमने डिटेल के अंदर पढ़ा है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो किस तरह से और क्या क्या काम करते हैं। दूसरे जो वैज्ञानिक थे हैबरलैंड ने 1914 के अंदर अलग अलग यहाँ पे टिश्यू सिस्टम दिया, जहाँ पे एक तो क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन टिश्यू सिस्टम, यानी कि इसका काम क्या होता है, अवशोषण का, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वो चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा जो होता है स्टोरेज यानी कि संचयी ऊतक तंत्र, जिसको हम क्या कर रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं। किसी भी प्लांट के अंदर एक स्टोरेज सिस्टम होता है जहाँ पे वो क्या करके चलते हैं कि जो भी एडिशनल फूड जो होता है वो उसको स्टोर कर लेते हैं कि कभी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया और अगर प्लांट को सरवाइव करना हुआ तो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचयी फूड होता है, संचयी खाना होता है, वो उसको क्या कर लेते हैं, आगे यूज कर लेते हैं। तीसरा आता है पौधे को ताकत देने के लिए, एक स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊतक तंत्र यानी कि मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो ये किस लिए होता है, अब यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि ये वाला सिस्टम जो होता है, ये वाले जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। डेड क्यों होते
होते हैं, ताकत तो वही देगा ना जो मजबूत होगा, है ना। तो ऐसे ही जो ये यांत्रिक ऊतक तंत्र के अंदर हम उन ऊतकों की यानी कि उन टिश्यूज की बात करते हैं जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि जैसे विंड चलती है, हवा चलती है, या कोई भी आंधी तूफान आता है तो प्लांट स्टे रहता है, वो इसी वजह से रहता है। तो ये दो क्लासिफिकेशन है हैबरलैंड की और सेक के, तो इनका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एपिडर्मिस यानी कि जो ये बाह्य त्वचा जो होती है ये है क्या। इसको हम ऐसे इसके शाब्दिक अर्थ में करते हैं, एपी और डर्मिस। ठीक है, एपी का मतलब होता है ऊपरी, एपी का मतलब क्या हो गया? अपर, अपर का मतलब क्या हो गया? ऊपरी लेयर। ठीक है, और डर्मिस का मतलब हो गया क्या? त्वचा। ठीक है, तो ये त्वचा की कौन सी सतह है, कौन सी लेयर है? ये ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? एपिडर्मिस नाम दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर मैं इसका अगर मैं ये बोलूँ कि कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये रूट, शूट, लीफ, फ्लावर, या कभी कभी ये सीड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सीड्स के अंदर इनका क्या हो जाता है? आगे जाके हम लोग अगर बात करें तो इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। समझिएगा इस चीज को, मैं दोबारा से बोल रही हूँ ये चीज कि एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर होती है जो सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। यानी कि इसका काम क्या है? ये एक तरह का रक्षात्मक आवरण है। ठीक है, क्या है ये? रक्षात्मक आवरण, यानी कि ये जो लेयर है ये कैसी है? प्रोटेक्टिव लेयर है। पहली बात ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रूट में, शूट में, लीफ में, फ्लावर में, सीड्स में, ये हर जगह प्रेजेंट होती है। किसी भी पार्ट का, प्लांट का कोई भी पार्ट जो लिविंग है, जो जीवित अवस्था में है, उसकी हमेशा ऊपरी लेयर जो है वो ध्यान रखना, वो कौन सी होगी? एपिडर्मिस ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अधिचर्मी ऊतक तंत्र, यानी कि ये भी एक पूरा एक सिस्टम होता है, मतलब पूरा एक कंप्लीट सिस्टम होता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिडर्मिस की, स्टोमेटा की और एपिडर्मल आउटग्रोथ की, यानी कि बाह्य त्वचा के बारे में, रंध्रों के बारे में। ये तो क्या हो गए आपके रंध्र, ये हो गई आपकी बाह्य त्वचा। ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी अतिवृद्धियां। आज मैं सेल के स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ आपको, आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा इसका जो ओरिजिन हुआ है वो डर्मेटोजन और ट्यूनिका से हुआ है। अब ये त्वचाजन और ट्यूनिका क्या होती है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग वो पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पढ़ेंगे। तो जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं डेवलप हो रही होती हैं, यानी कि जब वो नया प्लांट बना रही होती हैं, तो उनको हम लोग अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करते हैं, जिसमें से एक भाग जो होता है जिसको हम बोलते हैं त्वचाजन, यानी कि डर्मेटोजन, जो किसका जो कि नाम से ही जाहिर आप लोगों को हो रहा है, डर्मेटोजन। डर्मा, डर्मा मतलब क्या हुआ? त्वचा, त्वचा का मतलब क्या हुआ? ऊपरी लेयर। ठीक है, तो ऊपरी लेयर इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये क्या आगे क्या काम करती है? ट्यूनिका ये क्या काम कर रही है? आगे ग्रोथ करा रही है। किसको ग्रोथ करा रही है? त्वचा को आगे ओवरऑल एक स्प्रेडिंग हो रही है, पूरी की पूरी स्किन पे, पूरे के पूरे प्लांट पे यहाँ पे क्या हो रही है? स्प्रेडिंग हो रही है, वो फैलाव होता है पूरा एपिडर्मिस का। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि एपिडर्मिस बेसिकली है क्या चीज, भाई मुद्दे की बात यहाँ पे सबसे पहले आती है, एपिडर्मिस क्या चीज है। तो आप पहले क्या बताओगे कि एपिडर्मिस यानी कि जो उप त्वचा, जो कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अधिचर्म यानी कि बाह्य त्वचा बोलते हैं, सबसे बाहर होती है।
काम क्या है, तो आप काम क्या बताओगे कि ये सबसे ज्यादा रक्षात्मक आवरण है, प्रोटेक्शन करती है। कहाँ पाई जाती है, पौधे के जितने भी जीवित भाग हैं उन सारे भागों के अंदर ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। अच्छा, किससे बनती है, तो आप क्या बताओगे कि जो ये विभजोतक कोशिकाएं थी, ये बेसिकली क्या होती है, विभजोतक कोशिका, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स नाम देते हैं, वो आगे डेवलप करती हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है कि वो क्या बनाती हैं, एपिडर्मिस बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उनकी अगर मैं ये बोलूँगी उनका डिवाइडेशन आप कैसे करोगे, मतलब उस तंत्र में, यानी कि जो आपका अधिचर्मी ऊतक तंत्र है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो इसके अंदर एपिडर्मिस, स्टोमेटा और एपिडर्मल नोड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इसको आगे हमने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कशन करेंगे। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो एपिडर्मिस जो होती है, यानी कि जो आपकी बाह्य त्वचा होती है, जो आपके, इसको मैंने आगे डिवाइड कर दिया इसके अंदर, इसको मैंने डिवाइड किया किसके अंदर, तना, मूल और पत्ती। ठीक है, यानी कि शूट, रूट और लीफ। ठीक है, इन तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि ये इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मूल के अंदर जो होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, या इसको राइजोडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए एक बात कि मूल के अंदर जो आपकी एपिडर्मिस है, ठीक है, मूल में जो आपकी एपिडर्मिस है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एपिब्लेमा, या फिर इसको हम राइजोडर्मिस भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं पत्ती के ऊपर जाने से पहले मैं तने के बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पे तना जो होता है, ये ओवरऑल अगर ये ब्राउन रंग का हो गया है तो ये किसका बना हुआ है, दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एपिडर्मिस जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, कार्प का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, कॉर्प का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, अगर मैं पत्ती के बारे में बात करूं, यानी कि लीफ के बारे में बात करूं, तो लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस होती है, इस लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी कि रंध्र पाए जाते हैं। अब लीफ में स्टोमेटा क्यों पाए जाते हैं, लीफ में स्टोमेटा इसलिए पाए जाते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि आसानी से गैसों का विनिमय हो सके, बिंदु स्राव हो सके, गुटेशन का प्रोसेस हो सके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ अतिवृद्धियां हो जाती हैं और कुछ स्पेशल लेयर भी यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल की लेयर बोलते हैं। क्यूटिकल, ये क्यूटिकल लेयर क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर वहां प्रेजेंट होती है जहां पे हमें वाष्पोत्सर्जन पौधे को कम करना होता है। तो ऐसे पौधों के ऊपर, ऐसी पत्तियों के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लीफ के ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक मिनट हट जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से कि इनकी जो लेयर
लेयर होती है ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह से इनकी लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ प्लांट के अंदर जो ये लेयर होती है ओवरऑल सिर्फ 1 या 2 लेयर होती है, और कुछ प्लांट के अंदर जो इनकी लेयरिंग होती है वो 4 से 5, 10, 12 तक यहाँ पे क्या हो सकती है, लेयर हो सकती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इनके बीच में, एक बात का ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि इनके बीच के अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते। अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी एपिडर्मिस होगी उस एपिडर्मिस के अंदर हमेशा अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं, नहीं याद रखना, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि एपिडर्मिस क्या होती है, क्या क्या काम होते हैं इसके, और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है आज। कल के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनके बारे में, और कौन कौन सी प्रकार की एपिडर्मिस होती हैं उसके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।